हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये स्क्रीन पे अभी हम लोग को इकोनॉमिक्स का पेपर दिख रहा है जिसको हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीज ध्यान देना है। यहाँ पे बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किस चीज का, क्वेश्चनरीज का। क्वेश्चनरीज क्या होता है, स्टेटिक्स में हम लोग देखते हैं स्टेट्स जो है ना ये ऑल अबाउट क्या है, डेटा को कलेक्ट करना और उसका एनालिसिस करना और उसके बेसिस पे रिजल्ट बताना। ये चीज पूरा स्टेट्स में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनरीज बनाते हैं उसका इसमें से जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें लास्ट से, अगर यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन शुड बी क्लियर, ये क्वेश्चनरीज में होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चनरीज हमारा होना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए सो डैट हम जिसको क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे हम डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं उसका आंसर दे पाए। क्वेश्चन क्वेश्चन जो हमारा है इस तरह से अरेंज होना चाहिए कि वो जनरल टू स्पेसिफिक जाए, जनरल टू पर्टिकुलर जाए। ये भी हमारा क्वेश्चन का ही फीचर्स है। उसके बाद देयर शुड नॉट बी क्लू फॉर आंसर इन द क्वेश्चन। जो हम क्वेश्चनरीज दे रहे हैं, जो हम क्वेश्चन उसको दे रहे हैं, जैसे अगर हमको डेटा कलेक्ट करना है कि एक मंथ में अगर हम लोग को ऐसा डेटा कलेक्ट करना है कि झारखंड का जो रांची है, रांची में एक महीने में जो भी इनकम होता है हर एक पर्सन का, वो किस किस चीज में खर्च करता है। तो हम लोग इस टाइप का जो क्वेश्चन देंगे उसमें उसको आंसर का क्लू नहीं मिलना चाहिए, आंसर का संकेत नहीं दिखना चाहिए। इस टाइप का हमारा क्वेश्चनरीज होना चाहिए। तो ये जो हमारा ये ऐसा ये चीज हमारा क्वेश्चनरीज में नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। दूसरा, क्वेश्चन कैन बी लेंदी। जो क्वेश्चन हमारा ये लंबा हो सकता है, ऐसा इसमें बोल रहा है। ये भी एक्चुअल में अगर देखें तो दिस इज आल्सो नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरीज में बेसिकली ये भी चीज नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारा परफेक्ट दिख रहा है, जो फीचर्स नहीं होना चाहिए वो यही है, तो हमारा अल्टीमेटली आंसर यही हो जाएगा। हाउएवर क्वेश्चनरीज जो हम लोग बनाते हैं प्रैक्टिकली, वहां पे हम लोग को ये भी ध्यान देना होता है कि वो हमारा लॉन्ग ना हो, बहुत ज्यादा लंबा ना हो। सेकंड क्वेश्चन बोला गया स्टेट्स के फादर, स्टेट्स का फादर किनको बोलते हैं, तो ये हम लोग को पता है गॉड राइट केन वॉल जो है इसको हम लोग स्टेट्स का फादर बोलते हैं। अगर इकोनॉमिक्स के फादर का बात करें तो हम लोग एडम स्मिथ, वहां पे इकोनॉमिक्स का फादर जो है वो एडम स्मिथ को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से अर्थशास्त्र ने दिया है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मेन काइंड, ये होता है मेन काइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये स्टेटमेंट जो है किस इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया, ये चीज हम लोग से पूछा जा रहा है। तो ये जो है ये हमारा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया डिफिनेशन है, ये स्टेटमेंट है। अल्फ्रेड मार्शल जो थे इकोनॉमिक्स को वेलफेयर का डिफिनेशन दिए थे, कल्याण से संबंधित परिभाषा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। जो ओपन एंडेड हमारा क्वेश्चन होता है उसके रिगार्डिंग ये कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा ओपन एंडेड क्वेश्चन होता क्या है। जो क्वेश्चनरीज हम लोग फॉर्म करते हैं, जो हम लोग क्वेश्चनरीज बनाते हैं, उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन का उसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन से दूसरा ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, जो रिस्पॉन्स हमारा आएगा ना वो सर्टेन ऑप्शन के अंदर ही आना है। जैसे अगर हम किसी से ये पूछते हैं क्या आप एम्प्लॉयमेंट में हैं और आंसर नीचे हम लोग दे दिए यस और नो, तो वो जो उस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है वो दो ही चीज में दे सकता है, या तो यस बोले या तो नो बोले। यहाँ पे उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी से हम लोग को ये पूछना है कि जेंडर उसको लिखना है मेल या फीमेल, तो उसके पास दो ही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे दो ही में से कोई उसको एक टिक करना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, उसके बाद ये जो अभी हम लोग को क्वेश्चन का सेट दिख रहा है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये भी एक टाइप का क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही है, क्योंकि यहाँ पे यही चार ऑप्शन में से कोई हम लोग को एक टिक करना है। तो ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, उसमें ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं होता है कि इसी से बताना, वो चाहे तो अपने हिसाब से क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दे सकता है। जैसे अगर उसको ये बोलते हैं कि वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताए, तो यहाँ पे कुछ भी वो अपना रिस्पॉन्स दे सकता है, कुछ भी बता सकता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ये हम लोग को बताना है।
सबसे पहले बोल रहा है डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, तो हाँ ये भी चीज होता है, जो हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है उसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होता है। ऑप्शंस ऑफ ऑप्शंस ऑफ आंसर आर गिवन, उत्तर का विकल्प मौजूद होता है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो ऐसा नहीं होता है, ये चीज उसमें नहीं होता है। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है उसमें ये चीज नहीं होता है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन में होता है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। देयर इज इक्वलिटी इन आंसर, उत्तर में समानता पाई जाती है, ऐसा भी नहीं होता है, तो ये दोनों हमारा तो होगा ही नहीं। ओपन एंडेड क्वेश्चन का क्या होता है, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन होता है प्लस डिफिकल्ट टू स्कोर होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों चीज, डिफिकल्ट टू स्कोर कहने का मतलब हो गया उसका आंसर देना थोड़ा टफ होता है। जैसे यहाँ पे से हम, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन में हम लोग को दिख रहा है, समझना अगर ये, और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देना थोड़ा इजी होता है कि यही चार में से कोई एक होगा। लेकिन ओपन एंडेड में ये चीज नहीं होता है। तो अल्टीमेटली अगर देखें यहाँ पे दोनों इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये चीज को हम लोग यहाँ पे बुक में भी देख सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में क्या बोला गया, ये एनसीईआरटी का बुक है, पेज नंबर 12 में ये चीज हम लोग को दिख जाता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन अलाउ फॉर मोर इंडिविजुअलाइज्ड रिस्पॉन्स, मतलब इंडिविजुअल जो है अपने हिसाब से रिस्पॉन्स दे सकता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, जो उसको ऑप्शन दिया गया उसी में वो आंसर दे, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। बट दे आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है, फर्स्ट ऑप्शन है, ये तो सही हो गया, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ठीक है, आगे फिर क्या बोल रहा है, एंड हार्ड टू स्कोर, और इसको स्कोर करना भी हार्ड होता है, उसको सॉल्व करना भी हार्ड होता है, सिंस देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, दोनों हमारा करेक्ट आंसर है, ए और डी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, इसी टाइप का क्वेश्चन ही फ्रेम किया हुआ है, तो अपने हिसाब से देख लेना, दोनों में से कोई भी टिक कर देना। बट जनरली मान ऐसा हो सकता है फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आए, या तो आए तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन। ठीक है, बट यहाँ पे जो सिचुएशन है इसके हिसाब से दोनों सही होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ओपन एंडेड क्वेश्चन का, व्हाट इज और व्यू अबाउट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में आपका क्या व्यू है, इसके बारे में बताइए। वैश्वीकरण के बारे में आपका क्या व्यू है, इस चीज को बताइए। तो ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है रेंज क्या होता है, रेंज को हिंदी में बोलते हैं परास। ठीक है, रेंज जो होता है ये क्या होता है, हम लोग को पता है रेंज क्या होता है, जो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, और जो मिनिमम वैल्यू होता है उसका डिफरेंस ही तो होता है रेंज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ये हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो है उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोल रहा है लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष या महिला में के दो वर्ग में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। टू क्लासिफाई इंडियन पॉपुलेशन, जो भारतीय जनसंख्या है इसको हम लोग मेल और फीमेल, पुरुष और महिला दो कैटेगरी में अगर डिवाइड करते हैं तो ये किस टाइप का वर्गीकरण का एग्जाम्पल है, किस टाइप का क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये गुणात्मक होगा, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है इसको हम लोग गुण के आधार पर डिवाइड करते हैं, जैसे जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, गुण के आधार पे, उसके कैरेक्टर्स के आधार पे। जैसे अगर हम लोग समझें, अगर इंटेलिजेंस समझना, इंटेलिजेंस मतलब कितना इंटेलिजेंस, एक होता है हमारा डेटा होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल हो। जैसे 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 10 नंबर, 15 नंबर, 100 रुपया, 200 रुपया, ये सब क्या है, ये सब हम लोग मेजर कर सकते हैं नंबर में। लेकिन अगर ये हम लोग बोलते हैं वो तेज स्टूडेंट जो हमारा इंटेलिजेंट है, सुंदर है, तो इसका मतलब ये सब जो इस टाइप का जो गुण है, कैरेक्टर है, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे हम उसका क्वालिटी ही केवल एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर हम लोग मेल या फीमेल लोकेशन वाइज, भारतीय, ठीक है, या अमेरिकन, ठीक है, इस टाइप का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण के आधार पर हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक। ठीक है, क्वांटिटेटिव कहने का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हम लोग नंबर के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। व्हाट इज द रो हेडिंग, व्हाट इज द रो हेडिंग इन अ टेबल इज कॉल्ड, जो हमारा टेबल जो हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग टेबल बनाते हैं स्टेट्स में, इसका जो ऊपर वाला हेडिंग होता है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टब्स और शीर्ष। ठीक है, ये चीज यहाँ पे पूछा गया।
आयत चित्र जो हम लोग बनाते हैं, आयत चित्र कहने का मतलब हो गया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो बनाते हैं ये किसके लिए बनाते हैं? हिस्टोग्राम जो हमारा ग्राफ में कुछ इस तरह से दिखता है, ये जो हमारा है हिस्टोग्राम का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इस टाइप से जो हमारा ग्राफ बनता है हम लोग बनाते हैं, ये बेसिकली है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम जो होता है ये जनरली कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा 5 से 10 तक कितना है, 5 से 10 नंबर लाने वाला तो 10 स्टूडेंट, 10 से 20 नंबर लाने वाला तो 25 स्टूडेंट। तो ठीक है, इस टाइप का जो हमारा फिगर बनाया जाता है ये हम लोग किसके लिए बनाते हैं? जो हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सभी प्रेक्षणों के मूल्य के योग को, जो हमारा प्रेक्षणों कहने का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, अगर सभी ऑब्जर्वेशन का हम लोग योग करते हैं और उसको प्रेक्षणों की संख्या ऑब्जर्वेशन की संख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो अगर हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशन है सबका अगर टोटल कर देंगे और इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मीन, जिसको हम लोग अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द कैलकुलेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एवरेज, कौन सा हमारा एवरेज है जिसके कैलकुलेशन में निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य है? बढ़ते क्रम कहने का मतलब हो गया घटते से छोटा से बड़ा। ठीक है, 10, 12, 15, 17, 20, 22 इस तरह से अरेंज करना। तो किस टाइप का, किस एवरेज के कैलकुलेशन के लिए ऐसा करना जरूरी होता है? अर्थमेटिक मीन के लिए ऐसा तो जरूरी नहीं है, ना तो जियोमेट्रिक मीन में जरूरत है ना तो मोड में जरूरत है। ऐसा कब करना पड़ता है? मीडियन में। मीडियन में या तो हम लोग को बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, दो में से कोई एक वे में हम लोग को डेटा को अरेंज कर लेना पड़ता है, उसके बाद ही मीडियन हमारा जो है कैलकुलेट होता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज डिवाइड द गिवन डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, कौन सा जो औसत है आंकड़ा को 4 बराबर भाग में डिवाइड करता है? तो आंसर सबको पता है, कोटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है इसके रिलेटिव मेजर को क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक चीज ये समझना, जो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन का जो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन का टॉपिक होता है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग 4 टाइप के मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। पहला तो हमारा हो गया रेंज, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्वार्टाइल डिवीजन के बारे में, तीसरा मीन डिवीजन के बारे में और चौथा स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में। अब एक चीज यहाँ पे ये समझना, ये जो हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन यहाँ चारों पढ़ते हैं, ये चारों का एब्सोल्यूट मेजर भी होता है और रिलेटिव मेजर भी होता है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है, जो हम लोग मेजर करते हैं, जो वैल्यू निकालते हैं, वो इन द टर्म्स ऑफ यूनिट आता है। जैसे अगर मान लेते हैं हमारा इस टाइप का कोई डेटा है, हम मार्क्स का, एक क्लास में जो स्टूडेंट मार्क्स स्कोर किया उसका कुछ इस टाइप का डेटा है, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 इस टाइप का एक डेटा है। एक क्लास का जो स्टूडेंट मार्क्स स्कोर किया उसका ये डेटा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अगर रेंज निकालेंगे तो 40 माइनस 15 ये जो आएगा ना, ये हमारा आ गया 25, ये 25 मार्क्स आया। ठीक है, ये जो अभी हम लोग रेंज निकाले ना, इसके साथ हमारा यूनिट भी आ रहा है, एक यूनिट में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर ये हमारा रुपी में रहता, ठीक है, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, तो यहाँ पे रेंज जो हमारा होता है ये होता है 25 रुपया। ठीक है, तो जो हम लोग एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है, जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जो हमारा वैल्यू आता है वो एक यूनिट के टर्म्स में आता है। रेंज अगर आया तो 25 रुपया या तो 25 फीट, 20 फीट, कुछ इस टाइप का। ठीक है, और इसी तरह, लेकिन रिलेटिव मेजर में क्या होता है, ये हमारा यूनिट फ्री होता है। यहाँ पे हम लोग रेंज के यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं एल माइनस एस डिवाइडेड बाई एल प्लस एस। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना रहा तो कुछ इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो होता क्या है ना, जो एब्सोल्यूट मेजर होता है इसमें हम लोग इन द टर्म्स ऑफ यूनिट एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो रिलेटिव मेजर होता है इसमें हम लोग यूनिट फ्री मेजरमेंट ही है। यूनिट फ्री मेजरमेंट करने का मतलब इसमें सेंटीमीटर, मीटर, रुपी या तो इंच, ऐसा कोई भी यूनिट नहीं लगा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मेजर।
अब जो भी एब्सोल्यूट मेजर है सबका अपना एक रिलेटिव मेजर होता है। जो भी एब्सोल्यूट डिस्पर्सन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सबका एक रिलेटिव डिस्पर्सन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, ठीक है। जैसे रेंज का जो हमारा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोटाइल डिविएशन का जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डिविएशन। मीन डिविएशन का जो हमारा होता है रिलेटिव मेजर इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो स्टैंडर्ड डिविएशन का हमारा रिलेटिव मेजर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देना, मीन डिविएशन का अगर रहा तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, कोटाइल डिविएशन का तो कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डिविएशन रिलेटिव मेजर, और रेंज का जो रिस्पेक्टिव रिलेटिव मेजर होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। लेकिन जो स्टैंडर्ड डिविएशन का रिलेटिव मेजर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन करके कोई टर्म हम लोग स्टेट्स में नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, व्हाट इज रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमारा होता है, मानक विचलन जो होता है, इसका सापेक्ष माप को क्या बोलते हैं, इसके सापेक्ष माप को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोल रहा है इन द कैलकुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर, नीचे जो हमारा दिया हुआ है, जो नीचे गणना के बारे में दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस माप की गणना में द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय देयर एवरेज इज टेकन। इन द कैलकुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिविएशन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिविएशन हम लोग निकालते हैं किसका, ऑब्जर्वेशन का, किसके साथ, एवरेज के साथ। ये चीज हम लोग किसमें करते हैं, ये चीज पूछ रहा है। तो एक चीज ध्यान देना, जो हम लोग मीन डिविएशन निकालते हैं ना, इसमें ये काम करते हैं। मीन डिविएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मीन आया इसका हर एक जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन होता है 2 3 4 5, इसके साथ हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। डिविएशन मतलब क्या है, डिफरेंस, ठीक है। जो हमारा डिफरेंस जो होता है वही तो है डिविएशन, ठीक है, या तो जिसको हम लोग वेरिएंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग किस में करते हैं, मीन डिविएशन में। मीन डिविएशन में क्या हमारा होता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, एब्सोल्यूट डिविएशन निकालते हैं किससे, ऑब्जर्वेशन का उसके मीन के साथ। स्टैंडर्ड डिविएशन में जो हम लोग निकालते हैं ना, ये एब्सोल्यूट डिविएशन नहीं निकालते, ये अर्थमेटिकल डिविएशन निकालते हैं। समझना दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर मान लो इसका हमारा मीन जो है 2 3 4 5 6, मीन इसका 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे ना मीन डिविएशन में, ये लिखते हैं 2 1 0 1 2, कुछ इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे माइनस और प्लस वाले साइन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होता है, अलजेब्रिक डिविएशन निकालता है, अर्थमेटिक डिविएशन निकालता है, वहां पे प्लस माइनस को इग्नोर नहीं किया जाता है। एक बार बैक में जाके देखना, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो हम लोग ये काम वहां पे करते हैं। इसलिए एब्सोल्यूट डिविएशन का जो बात होता है ये मीन डिविएशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये नीचे एक हम लोग को डेटा दिया हुआ है, इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ डेटा रिस्पेक्टिवली 16 और 15, स्टैंडर्ड डिविएशन 16 है, अर्थमेटिक मीन 15 है। तो हम लोग से पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या हो गया, जो हमारा रिलेटिव मेजर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का, उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे हमारा बोल रहा है 16 और मीन जो है ये हमारा है 50 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 32%। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विच टाइप ऑफ कोरिलेशन। जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है किस टाइप के कोरिलेशन का, ये हम लोग को बताना है। देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो हम लोग ये नॉन लीनियर कोरिलेशन के लिए भी निकालते हैं और लीनियर कोरिलेशन के लिए भी निकालते हैं, लेकिन जो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हमारा लीनियर कोरिलेशन के लिए होता है। नॉन लीनियर कोरिलेशन अगर है तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यहाँ पे केवल हम लोग ये बता पाएंगे कोरिलेशन है या नहीं। नॉन लीनियर कोरिलेशन और लीनियर कोरिलेशन में ये क्या डिफरेंस होता है, लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है, जो हमारा दो वैल्यू होता है, कोरिलेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा दो वैल्यू उसके बीच में क्या रिलेशन है,
जैसे प्राइस और डिमांड। अगर प्राइस हमारा पेन का कोई मार्केट में, इसको इस तरह समझना, मार्केट में अगर किसी चीज का प्राइस जो है और उसका डिमांड दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जैसे आज के डेट में अगर आलू हमारा 50 रुपए केजी है तो मान लेते हैं इसको कस्टमर 20 केजी लेना चाह रहा है। अगर 50 से ये 40 रुपया हो जाता है तो इसका डिमांड हो सकता है बढ़ जाए, बढ़ेगा ही बढ़ेगा 25 रुपये। अब ये मान लेते हैं आलू का दाम घट के हमारा हो गया 20 रुपया की, तो अब डिमांड जो ये हो जाएगा 50 रुपया किलो, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो वैल्यू है ना, प्राइस और डिमांड, ठीक है, इसका बीच का जो रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वही होता है कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन बेसिकली यही चीज बताता है दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है। दो वेरिएबल जो है, वेरिएबल कहने का मतलब जो चेंज होने वाला नंबर है, उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज हम लोग कोरिलेशन में पढ़ते हैं। तो जो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं ये लीनियर कोरिलेशन के लिए निकालते हैं। नॉन लीनियर कोरिलेशन कहने का मतलब हुआ रिलेशन तो है दोनों के बीच में, लेकिन उसको नॉमरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अगर इफ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज परफेक्टली पॉजिटिव, अगर दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन जो है परफेक्टली पॉजिटिव है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होगा 1 होगा। अगर परफेक्टली नेगेटिव होता तो -1 होता। एक चीज ये ध्यान देना, कोरिलेशन जो हम लोग निकालते हैं, किसी भी डेटा का कोरिलेशन निकालेंगे तो उसका वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होगा। अगर हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं और उसका वैल्यू -1 से कम आ रहा है या +1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हम लोग कैलकुलेशन गलत कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन को कौन डेवलप किए थे ये हम लोग को बताना है। तो रैंक कोरिलेशन में हम लोग पढ़ते हैं स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, तो स्पेयरमैन जो थे यही इसको डेवलप किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेज इन रिटेल प्राइस। जो नीचे हमारा इंडेक्स नंबर दिया हुआ है इसमें से कौन सा इंडेक्स नंबर रिटेल प्राइस के चेंजेज को मेजर करता है। तो रिटेल प्राइस के चेंजेज को मेजर करता है ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हम लोग रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, जो हमारा रिटेल प्राइस है ये ईयर टू ईयर कितना चेंज हुआ इसको ये मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे है विच इज यूज्ड एज अ वेट इन कैलकुलेशन ऑफ लेस पेयर इंडेक्स नंबर। लेस पेयर इंडेक्स नंबर में हम लोग किस वैल्यू को एज अ वेट यूज करते हैं ये हम लोग को बताना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसका फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले देखते हैं। फॉर्मूला इसका हम लोग क्या लिखते हैं, लेस पेयर का जो फॉर्मूला होता है इंडेक्स नंबर का, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। अच्छा एक चीज और बता दें, अगर किसी को ये याद करने में कंफ्यूजन हो रहा है तो वो भी चीज देख लो। लेस पेयर का जो फॉर्मूला आता है ये लिखना पी क्यू, फिर नीचे पी और क्यू। ठीक है, दोनों जगह समेशन लगा दो और उसके बाद याद रखना 1000। 1000 मतलब 1000। ठीक है, ये हमारा लेस पेयर का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो हम लोग वेट के रूप में यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, Q0। Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। Q0 हम लोग क्या होता है इंडेक्स नंबर में, Q0 से किसको डिनोट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो यहाँ पे जो हमारा वेट के रूप में यूज कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, आधार अवधि का जो मात्रा है उसको हम लोग यूज करते हैं जब बेस, किस पर्पस के लिए, लेस पेयर के इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये चीज याद रखना, फॉर्मूला याद रखने का तरीका। दूसरा जो होता है 25 का लेस पेयर, 25 का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, इसको अगर लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, पी क्यू। ठीक है, दोनों जगह समेशन लगा दो। वहां पे 1000 लिखे थे, यहाँ पे याद रखना 1101। यहाँ पे किसको हम लोग बेस के रूप में यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। याद रखना अगर 25 का फॉर्मूला के बारे में पूछा तो क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। यहाँ पे 2-3 चीज समझ लेना, फॉर्मूला भी याद कर लेना, प्लस इसको समझना लॉजिकली। यहाँ पे हम लोग बेस वेट के रूप में किसको यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। यहाँ पे वेट के रूप में किसको यूज कर रहे थे, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ठीक है, तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, प्लस हम लोग इसको समझ भी जाएंगे। अगर उस तरह से भी क्वेश्चन पूछा तो हम लोग को क्या आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द इंडेक्स दैट इम्पेसिस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम। कौन सा इंडेक्स जो हमारा होता है
वो इम्फेसिस करता है रिलेटिव मेजरमेंट के बारे में। तो हम लोग को ये पता है कि जो भी हमारा इंडेक्स नंबर होता है सारा रिलेटिव मेजर ही करता है, तो इसमें से यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अर्थशास्त्र में हम लोग जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ये किस चीज से संबंधित होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो हमारा होता है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग जो था इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। योजना आयोग जिसको हम लोग प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, आज के डेट में प्लानिंग कमीशन नहीं है, आज के डेट में हमारा होता है नीति आयोग। ठीक है, आज के डेट में नीति आयोग होता है जिसको हम लोग, ये योजना कमीशन जो था प्लानिंग कमीशन ये अब खत्म हो चुका है। और इसमें टोटल 12 योजना आया था, विच इज द लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आया था। ठीक है, भारत में नई आर्थिक क्रांति की शुरुआत 1991 से हुआ था। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो था 1991 में आया हुआ था। विनिवेश जो होता है डिसइन्वेस्टमेंट, हम लोग ये सुनते हैं गवर्नमेंट आज के डेट में क्या कर रही है, अपना कंपनी जो है उसको बेच देती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है, क्यों ऐसा करती है? तो टू प्रोमोट फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए, आधुनिकीकरण में सहायता देने के लिए, सरकार द्वारा आय एकत्रित करने के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी। ये सभी पर्पस होता है डिसइन्वेस्टमेंट का। गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि हमारा इनकम बढ़े, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो मॉडर्नाइजेशन उसका हो। ठीक है, आधुनिकीकरण की ओर चले। ठीक है, तो ये सभी पर्पस के साथ गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्टमेंट करती है। WTO का एस्टेब्लिशमेंट जो है ये कब हुआ था, ये यहाँ पे हम लोग को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा 1995। अच्छा, एक चीज और बता दें, ये जो सेशन वाला, ये जो इश्यू वाला क्वेश्चन है इसको क्या करना, कहीं पे लिख के रख लेना, जैसे WTO तो 1995। फिर दूसरा जो आएगा उसको कहीं पे एक जगह नोट करके रख लेना, लास्ट में एग्जाम के दिन इसको फटाक से देख के चले जाना, यहीं से एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आना चाहिए। मॉडल सेट जो देख के लग रहा है। व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ लाइवलीहुड फॉर रूरल पॉपुलेशन, जो हमारा ग्रामीण जनता है इसका आजीविका का मुख्य आधार क्या होता है? तो हम लोग को सबको पता है कृषि ही उसका आधार है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, कौन सा देश जो है कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है? तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर भारत है। भारत में ही सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो हुआ था, पास हुआ था, इसमें क्या होता है, गारंटी दिया जाता है कि जो भी मजदूर है, लेबर है, उसको मिनिमम एक गारंटेड जो है गारंटेड डेज एक साल में उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। तो ये जो एक्ट है ये 2005 में पास हुआ था, इसीलिए इसको बोलते हैं महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें गारंटी दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इसमें से कौन सा नहीं, दिख ही रहा है कंप्यूटर जो हमारा ह्यूमन कैपिटल नहीं, इंजीनियर डॉक्टर टीचर सब तो है ही। मानव डेवलपमेंट जो है ये क्या है, एक मीन है या तो एक साध्य है, एक मीन और अन इंड, ये चीज हम लोग को यहाँ पे टिक करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है अन इंड, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये एक इंड है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इनटू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, कौन सा फैक्टर है, कौन सा चीज जो है इंडिया को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है, शहरीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास भी करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कवर होता है? इलेक्ट्रिसिटी, सिंचाई और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये सारा कुछ कवर होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है रूरल ग्रामीण बैंक, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1975। इसको भी वहीं पे नोट करके रख लेना जो अभी हम बता रहे थे। जो प्रोपोर्शन है रूरल लेबर का ये हमारा कहाँ पे ज्यादा है, इज मोर देन द अर्बन लेबर फोर्स, जो गांव में हमारा लेबर फोर्स होता है, मेन पावर होता है, ये ज्यादा होता है कंपेयर टू अर्बन लेबर फोर्स। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जो ईंट का निर्माण कार्य में व्यक्ति लगा रहता है, मजदूर लगा रहता है, इसको हम लोग दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं। ठीक है, डेली वेजेस पे लगा रहता है, वो रेगुलर एम्प्लॉय तो है नहीं ना, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ पे लगा हुआ है मजदूर उसके बारे में बोल रहा है।
ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर। कौन सा इसमें जो है हमारा गैर परंपरागत स्रोत है, नॉन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारा है, इसमें से कौन सा है ये हम लोग को बताना है। परंपरागत मतलब समझ में आ रहा है, परंपरागत, परंपरा चलते आ रहा है, परंपरागत है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हमारा परंपरागत नहीं है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट पहले नहीं होता था, अभी आए, ठीक है, ये लेटेस्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ का डिटर्मिनेशन से रिलेटेड कौन सा सूचांक है, ये पूछ रहा है। तो साक्षरता दर तो कहीं से भी स्वास्थ्य के बारे में नहीं बताएगा, हेल्थ के बारे में, ना तो इनरोलमेंट रेट बताएगा, ठीक है, बताएगा कौन सा रेट, तो चाइल्ड मोरिलिटी रेट, ठीक है। तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जैविक खाद को खेती के लिए क्यों उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि इसमें हमारा केमिकल जो होता है ये कम होता है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर में पूछ रहा है सार्क जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1985 8 दिसंबर को हुआ था। तो ये सब कुछ टोटल 40 क्वेश्चन था जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर किए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।